नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है एक्सट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि आखिर एक्सट्राडिशन होता क्या है, यानी कि प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है। और आप देखोगे इसको लेकर के द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में काफी सारे जो है न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो तनवर हुसैन राणा है, जो कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन कनाडियन अमेरिकन है, उसे जो है अभी अमेरिका ने भारत को सौंपा है। और भारत जो है 26/11 का जो मुंबई हमला था, टेररिस्ट अटैक था, उसके लिए भारत इसको अमेरिका से भारत में ला करके न्याय करना चाह रहा था। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अमेरिका ने जो है काफी दिनों के बाद, काफी लंबे समय के बाद भारत की इस मांग को माना है। आप देखोगे कि 2009 में ही, अगर आप टाइमलाइन की बात करो तो 2009 में ही आप देखोगे कि जो तनवर हुसैन राणा है, उसको जो है एक मास्टरमाइंड माना गया था। किसका? जो मुंबई में अटैक हुआ था उसका। और उसके बाद से लगातार आप देखोगे सरकार ये प्रयास कर रही थी कि यूएस से जो है इसको ला करके यहाँ पर सजा दी जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए। तो खैर यहाँ पर आप देखोगे कि जो तनवर हुसैन राणा है, उसे जो है, जो कि की सस्पेक्ट है कह सकते हैं, 26/11 के मुंबई में जो हमला हुआ उसका, उसे जो है अमेरिका से लाया गया है। और अब जो है आप देखोगे एनआईए को इसको सौंप दिया गया है। तो इसी पूरे के पूरे जो न्यूज है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रत्यर्पण होता क्या है, प्रत्यर्पण संधि क्या क्या होती है, भारत का जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी है वो कितने देशों के साथ है। तो ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही राणा को अमेरिका से पालम हवाई अड्डे पर लाया गया, वैसे ही एनआईए की टीम ने जो है उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। और उसे जो है आप देखोगे मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 में, जिसमें कि 166 लोगों की जानें गई थी, उस घटना का उसको जो है मास्टरमाइंड और एक तरीके से उसका वो अभियुक्त बनाया गया है, जिसको लेकर के अब आगे जांच यहां पर चलेगी। तो आगे हम लोग सारी बातों पर बात करेंगे, एक्स्ट्राडिशन को लेकर के बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन चाहिए, अगर आप वीकली न्यूज एनालिसिस के पीडीएफ चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी के समरी नोट्स चाहिए, या फिर अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो आप जो है इसके लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट यानी कि www.unacademy.com पर। और वहां पर आकर के आप इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और जानकारी है, अगर आप बिहार में हैं और पटना में हैं, और अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और 21 अप्रैल से आप देखोगे तो हमारा जो है एक नया बैच शुरू हो रहा है बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। तो आप इस बैच को लेकर के जो भी जानकारी है वो हमारे पटना सेंटर पर आकर के या फिर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रत्यर्पण होता क्या है, यानी कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है। ठीक है ना? एक्स्ट्राडिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन? तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है, हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि यूएसए और इंडिया, यूएसए और इंडिया दो देश हैं। और आप देखोगे कि कोई एक व्यक्ति है एक्स, जिसने भारत में कोई घटना को क्या किया है, अंजाम दिया है। भारत में उसने क्या किया है, जैसे मुंबई टेरर अटैक जैसा कोई भी जो एक काम है उसने किया है, और वो यूएस में रहता है। और भारत जो है चाहता है कि यूएस उस व्यक्ति को भारत सरकार को सौंप दे, भारत को सौंप दे, क्योंकि भारत ये चाहता है कि इसके जो हमले में या फिर जो भी घटना हुई है उसमें इसके जो हाथ हैं, जो इसने अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जांच हो सके, और अगर इसने गलती की है तो उसकी सजा उसको यहां पर मिल सके। तो अगर मान लीजिए यूएसए भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर इस व्यक्ति को भारत सरकार को सौंपता है, तो हम उसको क्या कहेंगे,
कि यहां पर यूएसए ने उस व्यक्ति को क्या किया है, प्रत्यर्पित किया है, एक्स्ट्राडिशन किया है उस व्यक्ति का, किसको, भारत को। तो कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वन कंट्री यानी कि एक देश जो है वो क्या करता है, किसी एक इंडिविजुअल को किसी दूसरे कंट्री को यानी कि अनदर कंट्री को सौंपता है। किस पर्पज से, पर्पज क्या है, फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर क्राइम कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने, जो देश उस व्यक्ति का की मांग कर रहा है, उस देश में अगर उसने कोई क्राइम किया है या फिर उस पर कोई क्राइम करने का आरोप लगा है, तो उस देश को सौंपना उस व्यक्ति को, ताकि वो देश उसके क्राइम की जांच कर सके और जांच के बाद उसको सजा दिला सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन। तो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, डेफिनेशन भी आपके पास है। तो आप देखोगे इंटरनेशनल क्राइम को कम करने में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। उनका इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। देखिए, हमने पढ़ तो लिया कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन जो है, प्रत्यर्पण जो है, वो इतना आसान भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है और कोई देश अगर उसकी मांग कर रहा है ये बोल करके कि उसने हमारे देश में कोई क्राइम किया है, तो ये इतना आसान बात नहीं है कि वो देश रिक्वेस्टिंग कंट्री को जो है उसको सौंप देगा इतना इजीली। ये तभी हो सकता है जब दो देशों के बीच में इसको लेकर के कोई ट्रीटी हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो अगर यूएसए और इंडिया के बीच में है ना, यूएसए और इंडिया के बीच में क्या है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कोई बायलैटरल ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन को लेकर के, तभी आप देखोगे ये ज्यादा मामलों में क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इट इज टिपिकली गवर्न बाय द बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज। तो याद रखिएगा, या तो दो देशों के बीच में ऐसा कोई संधि हुआ हो, बायलैटरल ट्रीटी हुई हो, या फिर अगर मान लीजिए मल्टीलेटरल ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा देशों ने क्या किया हो, एक साथ समझौता किया हो कि अगर उनके देशों में क्राइम होता है और उस क्राइम को रोकने के लिए वो क्या करेंगे, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रहे हैं। मतलब एक देश में क्राइम होकर के अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश में भाग के चला जाता है या फिर उस देश का नागरिक है, तो वो क्या करेगा, उस क्राइम के जांच करने में सहयोग करने के लिए उस व्यक्ति को उस देश को सौंप देगा जिस देश में उसने क्राइम किया है। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो एक्स्ट्राडिशन वगैरह है, जो प्रत्यर्पण है, वो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए या तो आपको ट्रीटी करनी पड़ती है, बायलैटरल ट्रीटी, यानी कि अलग अलग देशों के साथ आप क्या कीजिए, ट्रीटी कीजिए, या फिर कुछ देशों के साथ मिल करके आप क्या करें, ट्रीटी करें। बिना ट्रीटी के आप देखोगे किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप देखोगे कि भारत और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में ऑलरेडी एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद आप देखोगे कि 2008 की घटना है, 2009 से भारत सरकार उसको मांग रही है, लेकिन आप देखोगे कि अब जाकर के जो है यूएस ने क्या किया है, उसको भारत को सौंपा है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रीटी होने के बावजूद भी जो एक्स्ट्राडिशन है वो इतना आसान नहीं होता है। तो क्या कहा जा रहा है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीटी एक्स्ट्राडिशन आर ऑफ्टन कॉन्टेंटस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, यानी कि काफी जटिल होता है और क्या होता है, विवादास्पद होता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं होता, इसको आपको ध्यान में रखना है ट्रीटी के बावजूद। अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि जो राणा है उसको जो है क्यों यूएसए ने भारत को सौंपा, तो जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई में जो टेरर अटैक हुए थे उसके लिए राणा की डिमांड हो रही थी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा हाथ था उस पूरे के पूरे घटना में। और यहां पर आप देखोगे कि दोनों देशों के बीच में, यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में ऑलरेडी, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि ऑलरेडी जो है 1997 से क्या है, एक ट्रीटी हो रखी है पहले से ही। उसके बावजूद आप देखोगे कि भारत सरकार को जो है इतना समय लग गया। तो सबसे पहले आपको इस फैक्ट को ध्यान में रखना है कि भारत और अमेरिका ने 1997 में ही एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर साइन किया था, यानी कि दोनों देश, अगर यूएसए में कोई क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर इंडिया में आ जाता है,
इंडिया में अगर क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर यूएसए में चला जाता है और यहां पर दोनों देश अगर राजी होते हैं तो उस व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन आपको करना होगा ताकि किए गए क्राइम की जांच हो सके और यहां पर जो है उस व्यक्ति को सजा दिलाई जा सके। तो 1997 से ही आप देखोगे कि भारत और यूएसए के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं यूएस और इंडिया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की। तो यहां पर जब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के प्रत्यर्पण संधि की, तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि 90 जून 1997 में ही दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई। और यहां पर यह कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर जो है सीरियस ऑफेंस, यानी कि क्या है कि उसके ऊपर अगर बहुत ही गंभीर अपराधों के क्या है आरोप लगे हुए हैं, गंभीर अपराधों के आरोप लगे हुए हैं, या फिर जो सिद्धि ठहराया जा चुका है, यानी कि आरोप ही नहीं, वो जो सीरियस क्राइम है, जो ऑफेंस है, उसके लिए ऑलरेडी किसी न्यायालय ने उसको क्या किया है, साबित कर दिया है कि वो क्या है, दोषी है। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों में से जो दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे को उस व्यक्ति को सौंपेंगे। ये बात यहां पर साफ साफ कही गई है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें कुछ, देखिए एक्सट्रेडिशन में कुछ क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं, और उस कंडीशन को समझना बहुत ही जरूरी है। और यहां पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आखिर कौन से ऐसे ऑफेंस हैं, कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको करने पर दोनों देश एक दूसरे को, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। तो एक बात तो यहां पर है कि अगर कोई सीरियस क्राइम कर रहा है, सीरियस ऑफेंस कर रहा है, उसका आरोप उस पर लगा हुआ है, या फिर एक दूसरे के कोर्ट ने क्या किया है, उस व्यक्ति को दोषी करार दे दिया है ना, तो यहां पर उसका एक्सट्रेडिशन ये लोग करेंगे। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। देखिए क्या कहा गया है यहां पर, साफ साफ कहा गया कि ऐसा कोई भी क्राइम, क्या कहा गया कि एन ऑफेंस इज एक्सट्रेडिटेबल if it is punishable by the imprisonment for more than 1 year under the law of both country। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और उस क्राइम के लिए जो है भारत और यूएसए, है ना, यानी कि जो भारत है और जो अमेरिका है, उन दोनों देशों में आप देखोगे कि क्या है, उस क्राइम को करने वालों को, उस क्राइम के लिए जो है 1 ईयर से ज्यादा की क्या है, जेल टर्म है, सजा है। तो उसके लिए आप देखोगे जो व्यक्ति है उसका क्या किया जाएगा, एक्सट्रेडिशन किया जाएगा, जिस पर आरोप लगा है या फिर दोष सिद्धि जिसकी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहा जा रहा है, एन ऑफेंस, यानी कि यदि कोई अपराध दोनों देशों के कानूनों में, दोनों देशों के लॉ में, अगर वो जो अपराध है 1 वर्ष से अधिक कारावास से क्या है, दंडनीय है, तो यहां पर आप देखोगे जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है उसे क्या करेंगे, दोनों देश एक्सट्रेडिट करेंगे, यानी कि उसका प्रत्यर्पण करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर पॉलिटिकल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, राजनीतिक अपराध। क्या होता है, राजनीतिक अपराध। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है और वो भारत में जो है भारत सरकार की आलोचना कर रहा है, भारत सरकार की आलोचना की उसने, और वो फिर भारत से निकल के कहां चला गया, अमेरिका चला गया। अब भारत की सरकार ने उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, या फिर ये मुकदमा लगा दिया कि वो भारत के खिलाफ कुछ दुष्प्रचार कर रहा है, और उसे जो है वो चाहती है कि अमेरिका से वापस ले आकर के यहाँ पर उस पर केस चलाया जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस ट्रीटी में साफ साफ कहा गया कि किसी व्यक्ति पर अगर पॉलिटिकल ऑफेंस है, आप देखते होंगे कभी कभी पॉलिटिकल पार्टियां के ऊपर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी व्यक्ति के ऊपर क्या है, आरोप लगा देती हैं कि उसने हमारे नेता के बारे में ये सब कहा, है ना, उसने हमारे नेता का अपमान कर दिया, उस पर मानहानि का दावा कर देती हैं, कोई क्रिमिनल केस कर देती हैं। अगर वो व्यक्ति निकल करके कहां चला गया, यूएस चला गया, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो क्या है, एक पॉलिटिकल क्या है, ऑफेंस है, पॉलिटिकल अपराध है। किसी पार्टी ने किसी व्यक्ति पर, उसके नेता के बारे में अनाप शनाप कहने पर क्या कर दिया, केस कर दिया, और यूएस क्या बोलेगा कि ये तो पॉलिटिकल चीजें है ना, और यहां पर आप देखोगे एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी पॉलिटिकल ऑफेंस, यानी कि राजनीतिक अपराध, है ना, का आरोप अगर किसी व्यक्ति पर लगा हुआ है तो उसका एक्सट्रेडिशन यहां पर नहीं होगा, उसका प्रत्यर्पण यहां पर नहीं होगा। ये साफ साफ इस ट्रीटी में कहा गया है। यानी कि वैसा कोई भी क्राइम जो कि सीरियस क्राइम हो, है ना,
और उसके लिए 1 साल से ज्यादा की सजा हो, वैसे ही क्राइम के मामलों में ये जो ट्रिटी है भारत और यूएसए के बीच में वो क्या होती है, यहाँ पर लगाई जाती है, यूज की जाती है। और पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए जो है इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या किया है, मर्डर किया है। विलफुल क्राइम का मतलब अपनी मर्जी से उसने क्या किया है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रधानमंत्री है, कोई जो राष्ट्रपति है, उनके खिलाफ उसने क्या किया, कोई अपराध किया, जैसे मर्डर करना। और मर्डर करके वो चला जाए यूएसए, तो अगर उस पर आरोप लगा है कि उसने इस कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है कि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर हमला किया जाए, ऑब्वियसली इसे पॉलिटिकल जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा, है ना। ये काफी सीरियस चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लीजिए जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ कोई क्राइम करने को लेकर के कोई साजिश रची गई और उसमें वो व्यक्ति शामिल है, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं मानेंगे। यहां पर एक्स्ट्राडिशन क्या है, संभव है। या फिर अगर मान लीजिए आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले किसी व्यक्ति के फैमिली को क्या करना है, किडनैप करना है, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग का मान लीजिए मामला है, ठीक है ना। आप देखोगे एविएशन सबोटाइज मतलब क्या होता है, जो रखे गए विमान वगैरह हैं उसको क्या करना, खंडित करना, सबोटाइज करना, है ना, उसका मामला है। क्राइम अगेंस्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको इंटरनेशनली क्या है, सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे मान लीजिए यूएन के जो है हेड हैं, वो घूमने आए हैं भारत और उनके खिलाफ आपने क्या कर दिया, हमले की साजिश रच दी, और हमले के साजिश रच के आप कहां चले गए, भारत से यूएस, तो यहां पर उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि यह एक बहुत ही सीरियस क्राइम मान करके यहां पर एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन का दर्जा दिया गया है ना, हॉस्टेज बनाना, है ना, किसी को क्या कर लेना, अगवा कर लेना, तो इस तरह के अगर आरोप आप पर लगे हुए हैं तो इसको पॉलिटिकल आरोप नहीं कहा जा सकता और ऐसे मामलों में जो है छूट आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो 1997 से ही भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन को लेकर के क्या है, ट्रीटी है। मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई भी क्राइम जिसमें दोनों देशों में जो लॉज हैं उनके अनुसार 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो यहां पर प्रत्ययन पर होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो पॉलिटिकल ऑफेंस होते हैं, राजनीतिक अपराध होते हैं, या फिर राजनीति से प्रेरित अगर अपराध हैं, तो यहां पर जो है आप देखोगे कि फिर वहां पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू नहीं होती है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भारत की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, वो अभी तक कितने देशों से है, उसकी अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि 2023 तक जो डेटा हमारे पास है उसमें यह कहा गया है कि भारत की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी कि जो प्रत्यर्पण संधि है, वो अभी तक 48 कंट्री के साथ है। यानी कि सीधे सीधे इन 48 देशों के साथ हमारा क्या है, बाइलेटरल रिलेशनशिप है। रिलेशन के जरिए हमने क्या किया है, संधि कर रखा है ना। और 12 ऐसे देश है जिनके साथ हमारा क्या है, अरेंजमेंट है, एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट। मतलब क्या है, उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है ना, कोई समझौता नहीं है, बल्कि हमने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारे देश से कोई क्राइम करके आपके देश में जाएगा तो आप क्या करेंगे, भारत को उसको सौंप देंगे। अगर आपके देश से क्राइम करके कोई भारत आ जाता है तो भारत क्या करेगा, उसको सौंप देगा। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि फाइनल कोई ट्रीटी नहीं हुई है, समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से इस तरह की अरेंजमेंट कर ली है कि उन देशों से भी भारत में किए गए क्राइम, भारत से क्राइम करके अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के छुप जाता है तो वो देश क्या करेंगे, भारत को उसको सौंप देंगे। तो याद रखिएगा 48 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ क्या है आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, और 12 देश ऐसे हैं जिनके साथ क्या है आपका एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट, ठीक है ना, ये चीजें। और अगर हम लोग यूएसए के साथ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसकी बात करें, तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका डेटा ये कहता है कि अभी तक जब से हमारा और यूएसए के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है उसके बाद से 11 ऐसे इंडियन हैं, ओनली 11 इंडियन फ्यूगिटिव फ्रॉम द यूएस
बिटवीन 2 टू 2018, मतलब कि अभी तक जो है 11 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें जो है क्या किया गया है, 2002 से 2018 के बीच में अमेरिका से वापस भेजा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक्सट्राडिशन। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये कहना है, पिछले साल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या किया, एक जवाब दाखिल किया जिसमें ये कहा कि 65 रिक्वेस्ट ऑलरेडी भारत ने कर रखे हैं, किसके पास, यूएस गवर्नमेंट के पास, जिनकी जरूरत जो है किसी ना किसी क्राइम में भारत को है। तो ओनली 11 ऐसे इंडियन है जिनको अभी तक 2002 से 18 के बीच में यूएस ने क्या सौंपा, भारत को सौंपा। और इसके अलावा आप देखोगे 65 ऐसे रिक्वेस्ट हैं एक्सट्राडिशन के जो अभी यूएस गवर्नमेंट के पास क्या है, पेंडिंग है, जिसको भारत में, जिन्होंने भारत में कोई ना कोई क्राइम किया हो और भारत से भागकर कहां चले गए हैं, यूएसए चले गए हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 1997 से जो है भारत और यूएसए के बीच में क्या है, एक्सट्राडिशन ट्रीटी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा किसी की मांग की गई हो, किसी व्यक्ति की मांग की गई हो और यूएस ने तुरंत उसको सौंप दिया हो। इसी मामले में आप देखोगे कि 2009 से भारत क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है राणा की, और 2025 में आकर के क्या किया गया, उसको यूएसए से कहां भेजा गया, भारत भेजा गया। इस तरीके से पहले भी आप देखोगे जो राणा है उसी का जो एक एसोसिएट डेविड हार्डली, उसको भी आप देखोगे, डेविड हेडली, उस पर भी जो है मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप था। और भारत राणा के साथ साथ हेडली को भी क्या चाहता था कि उसको यूएसए क्या भेजा जाए, भारत भेजा जाए। लेकिन अभी तक आप देखोगे यूएस ने जो है इस मांग को नहीं माना है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और हेडली को आखिर वहां पर सजा दी गई यूएस में, क्योंकि मुंबई में जो अटैक हुआ था तो 6 अमेरिकन भी मारे गए थे। तो 6 अमेरिकन मारे गए, उसके लिए हेडली को वहां पर सजा दी गई, लेकिन उसको जो है भारत में सौंपा नहीं गया। उसके बहुत सारे रीजन हैं। इसके अलावा आप देखोगे, आप सभी जानते हैं 1984 में भोपाल गैस लीक कांड, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी और उसका जो मालिक था वो क्या था, यूएस का सिटीजन, जिसका नाम क्या था, वॉरेन एंडरसन। इसको भी भारत सरकार चाहती थी भारत में ला करके क्या करना, उस पर केस चलाना, लेकिन यूएस ने उसको भी भारत को सौंपा नहीं था। तो कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर भारत के द्वारा मांग की गई है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद यूएस ने जो है उन लोगों को सौंपा नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण संधि होता क्या है उसके बारे में देखा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।